Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और उसी से बेस्ड फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो हम पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रोलिसिस, हम उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल्स हैं, मान लीजिए ये केमिकल है ए एंड बी। These are those chemical which dissociate into respective ions, cation and anion, when current pass through its either molten state or in aqueous medium. Aqueous means water, सॉल्वेंट डाल रखा है वाटर, उस मीडियम में वो आयोनाइज हो जाए तो वो केमिकल कहलाएंगे इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमने पहले भी पुरानी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट हमने दो तरह की बात कर रखी है। वेरिएशन ऑफ कैपेम विद डाइल्यूशन वाले में हमने कर रखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है या इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट हो रहा है, वो चाहे वो कंप्लीटली आयोनाइज हो चाहे वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाए, इनके बीच में हम उनको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे जो आयोनाइज हो जाए। और वो फिनोमिना यानी वो क्रिया जिसमें वो आयोनाइजेशन हो जाती है, डिसोसिएशन हो जाता है, उस फिनोमिना का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से कहेंगे। तो इट मे बी स्टेटेड है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इम्पोर्टेंट, बस बेसिक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा। इट मे बी स्टेटेड एज, स्टेटमेंट दे रहे हैं, एज ए फिनोमिना और द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन, टूटना ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जो हमने ऊपर लिखा है, इस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होना कब? बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। इलेक्ट्रिसिटी पास करे, किस में से करें? थ्रू इट्स आइदर मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट होना चाहिए उस इलेक्ट्रोलाइट का, या फिर इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी उसके अंदर उस वो इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन जो है वो एक्वस होना चाहिए। अब इसकी बेसिक चीज़ में हम देखिएगा। मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, हमने एक सोडियम क्लोराइड ले लिया। कैसा ले लिया? मोल्टन ले लिया। मोल्टन जानते हो क्या होता है? मोल्टन का मतलब होता है वो ना तो सॉलिड है ना ही लिक्विड है, बीच वाली वैक्स जैसे स्टेट पर है। दैट मीन वो वैक्सी है। तो उसके अंदर हम आयनाइजेशन करवाते हैं, इसका डिसोसिएशन करवाते हैं, तो सोडियम आयन बनेंगे और साथ साथ में क्या बनेगा? क्लोराइड आयन बनेंगे। अब हमें इनकी रिएक्शन याद होनी चाहिए। मान लीजिए हम कैथोड की बात कर रहे हैं। कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर किस चार्ज का होता है? हमारे पास वो नेगेटिव चार्ज का होता है, पॉजिटिव का नहीं होता, नेगेटिव चार्ज का होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम इसको पॉजिटिव बोलेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
उसके अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे या हम क्या देख रहे होंगे, आउट इनसाइड द सर्किट। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, आउटसाइड द सर्किट। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बस इस चार्ज का मेन दिक्कत आती है। यदि हम बात करते हैं फिजिक्स में तो वो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज ही बोलते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो डैनियल सेल है उन या वोल्टेक सेल है उसमें हम नेगेटिव बोलते हैं, कैथोड को पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन हमें कन्फ्यूजन ये बिल्कुल ख़त्म करना है मेरे बच्चों, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। मान लो चार्ज में हमें कन्फ्यूजन है तो याद रख लेना कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर सदा रिडक्शन होगा। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेना है। और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल लूज द इलेक्ट्रॉन। चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में, ये फिनोमिना तो फिक्स है। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो हमने यहाँ भी क्या कहा था, इसमें रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेगा। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए जी, बिल्कुल ले लिए। तो ये बन गया सोडियम सॉलिड हो गया। दैट विल बी डिपॉजिट एट कैथोड। मेटल के केस में आप देखोगे तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोलाइट मेटल के बने हुए हैं मेटल कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं, और नॉन मेटल यूजुअली जो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं वो एनोड पर मिलेंगे। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैथोड पर यूजुअली मेटल डिपॉजिट होते हैं और एनोड पर नॉन मेटल जो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं वो लिबरेट होते हैं, रिलीज होते हैं, निकलते हैं। यदि अब यहाँ हम एनोड की बात करते हैं इस प्रोसेस में, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, दैट विल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड है। -1 है तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इसे कहते हैं भाई छोड़ दे इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, छोड़ते पॉजिटिव चार्ज हो गया। पहले क्या था, नेगेटिव चार्ज था, न्यूट्रल हो गया है। यही मतलब हुआ ना। अब ये हमारे पास ये दोनों न्यूट्रल जो हमारे पास में क्लोरीन के एटम हैं वो क्लोरीन गैस में लिबरेट हो जाएंगे एनोड पर। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, दो तरह के चेंज होते हैं। एक चेंज तो ये कहलाता है प्राइमरी चेंज, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी 1 नोट लिख रहा हूँ। और जब दूसरी जो होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी चेन, 2 नोट बना रहा हूँ। दो तरह के चेंजिंग एग्जिस्ट होंगे। मैं अब इस प्रोसेस को एक्वस सॉल्यूशन में करना चाहूँ तो ये कंपटीशनली याद रखेंगे। जब हमने सोडियम क्लोराइड को एक्वस मीडियम में डिसोसिएट किया करंट से, तो ठीक वैसे ही हमारे पास में सोडियम कैटायन बने, क्लोराइड एनायन बने। तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड कौन से चार्ज का था, पॉजिटिव था। किसको अट्रैक्ट करेगा, क्लोराइड को अट्रैक्ट करेगा। नेचुरल है, ये क्लोराइड एक्वस आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और क्लोरीन एटम बनाना है, नेचुरल है। और ये क्लोरीन एटम जो है हमारे पास, जो सेकेंडरी चेंज होते हुए क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, नो चेंज, सेम रहेगा। अब बेसिक कंसेप्ट हमारे पास में यहाँ आ गया है। तो कैथोड पर क्यों चेंज हो गया, रिएक्शन एट कैथोड, जो कि कैसे चार्ज की मेरे बेटा, वो है नेगेटिवली चार्ज। किसको अट्रैक्ट करेगी, सोडियम आयन को। जैसे यहाँ रिएक्शन कर रखी है, ऐसा होना चाहिए पर नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे हमने ये वाटर मॉलिक्यूल उसमें डाल रखे हैं, सॉल्वेंट एक्वस डाल रखा है, तो वो भी तो आयनाइज होगा, वो भी तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। चाहे इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दें, प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दें, या प्रोटॉन और ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दें। हमारा बेसिक कंसेप्ट ये है कि अब इस नेगेटिव पर इन दोनों में से कोई एक होगा अट्रैक्ट। प्रोटॉन
will attract towards cathode. Then sodium ion. Why? Due to fact that, इसका फैक्ट है द रिडक्शनल पोटेंशियल, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इस पोटेंशियल के बारे में, जो रिडक्शनल पोटेंशियल है प्रोटॉन का वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल दूसरे से ज़्यादा होगा वही कैथोड पर अट्रैक्ट होगा, उसी के ऊपर ही रिडक्शन होगा। याद रख लिया जाए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। रिडक्शन के लिए कंडीशन है ग्रेटर ई मोर विल बी tendency to gain electron, that is reduction process। कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन। तो यहाँ प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, सोडियम नहीं लेंगे। दैट हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम आयन रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में रह जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास में इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा था, इसी को वापस दे देते तो नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर पॉजिटिव और गेन करने पर नेगेटिव आता है। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ले लिया, तो अब ये नेगेटिव आ गया। पहले पॉजिटिव था, कैंसिल हो गया। अब मान लीजिए हमने ये दो लिए हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के दो एच बनेंगे। दो एच का मतलब होता है दोनों हाइड्रोजन के एटम हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? एट कैथोड। अब हमारे पास में ये कैथोड पर हाइड्रोजन हो रहा है, सोडियम नहीं हो रहा। ये कई बार मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं। अब इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना है। अब और बेसिक बात करते हैं इसी की संबंधित ही इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर ही। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? सिंपल, इसको हमें याद करने कैलकुलेशन नहीं आती। इससे रिलेटेड जब लॉ हम पढ़ लेंगे फर्स्ट और सेकंड, उसमें हमें डिस्कस करना होगा। न्यूमेरिकल बड़े आसान है, इससे आसान तो क्या बच्चे की जान लेनी है क्या? इससे आसान तो कुछ आ ही नहीं सकता। टेंशन फ्री। मैं तो ये कहता हूँ 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे जो होंगे ना, वो भी निकाल देंगे इस न्यूमेरिकल को। और आप तो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हो। देखिए कैसे मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे कैसे हैं, ऐसे नहीं समझा रहा हूँ मैं, चार्ज निकाल रहा हूँ। देखिएगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर कितने मोल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें? एवोगैड्रोस नंबर 6.022। मैं तो पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 6.0221408 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? एग्जैक्ट वैल्यू आपको लिखिएगा 1.060276662 इंटू 10⁻90। इतना चार्ज होता है। क्लियर? तो आप देखिएगा, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? ये 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है, तो 1 मोल पर कितना चार्ज? मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। जैसे क्या करेंगे? 6.022
221408 इंटू 10⁻23 को, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1.60276662 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 96485। मैं पॉइंट में ले रहा हूँ और लंबे पॉइंट तक ले रहा हूँ। इतने कूलम्ब चार्ज पर मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हमने फैराडे कांस्टेंट कहा है। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है? 1 फैराडे, 1F से डिनोट करेंगे, जिसको हम कैलकुलेशन में 96500 कूलम्ब मान लेंगे। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है। कई बार पूछ रहे थे बच्चे, सर 96500 कूलम्ब कहाँ से आया? तो हमारे पास में सिंपली उससे समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो कितना चार्ज, किस पे, कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे दें, न्यूमेरिकल पोर्शन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एल्यूमिनियम पर कौन सा चार्ज होता है? +3। क्लियर? तो इसको हमें न्यूट्रल बनाना है, एल्यूमिनियम बनाना है, डिपॉजिट करना है इस मेटल को। क्लियर? किस पर डिपॉजिट करो? कैथोड पे करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पर अट्रैक्ट होगा और वहीं पर ही हमारे पास क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन देंगे। मान लीजिए इसको न्यूट्रल बनाना है तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन इसको हमने दिए तो ये डिपॉजिट हो गया। जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? याद तो किया नहीं 11th में, अब याद करना तो पड़ेगा ना। 27 ग्राम होता है। तो हमें कितने चार्ज देना पड़ा? 3 मोल हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट का चार्ज देना पड़ा। तो क्या कन्फ्यूजन? हमारे पास में क्वेश्चन क्या आएगा? 3 मोल के ऊपर चार्ज कितना? 3 × 96500, इतने कूलम्ब चार्ज है। 27 ग्राम डिपॉजिट करना है तो इतना चार्ज देना पड़ेगा। वो कहता है कि 52 या 53 या 92 98 जो भी है, ये डिपॉजिट करना है तो कितना चार्ज देंगे? ये कोई बताने की चीज़ है मेरे बेटा? ये तो 7th 8th क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन गया, पर इजी हो गया। अब लग रहा है 7th 8th, नहीं तो ये लगता है ये टफ है। 27 ग्राम एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का है, इसको डिपॉजिट करने के लिए इतना कूलम्ब चार्ज देना पड़ेगा। और यदि चार्ज आपको इतना देना पड़ जाए तो कितना डिपॉजिट हो जाएगा? सिंपल सा तरीका हो जाएगा। या वो फैराडे में पूछ लेगा, 3F बोल सकते हैं इसको। 1 फैराडे की वैल्यू हमने लगा दी है। क्लियर? सिंपल से सिंपल तरीके से आप समझोगे, जल्दी समझ में आएगा। अब हमारे पास में जो डिस्कशन करना है, जो मेन कंसेप्ट है, वो है लॉज। कौन से लॉ हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। क्या कहता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे? सिंपल, ये कहता है कि जो मास सब्सटेंस का डिपॉजिट होना है या लिबरेट होना है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड या एनोड पर, मास डिपॉजिट करवा रहे हैं मेटल का तो वो हम नेचुरल कैथोड पर हो रही है, और गैस को रिलीज करवाना है तो वो एनोड पर हो रहा है। द मास ऑफ सब्सटेंस, साथ साथ में लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, that the mass of substance, जिसको हम W लिखेंगे, वेट से लिखेंगे, डिपॉजिट हो रहा है और लिबरेट करना
बाहर निकलना, लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर। याद रखना है इलेक्ट्रोड कौन सी, एनोड और कैथोड। कैथोड पर मैं फिर बता रहा हूँ यूजुअली मेटल डिपॉजिट होते हैं, और एनोड पर नॉन मेटल जो गैस में है वो लिबरेट होती है। एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, क्वांटिटी को मैं क्यू से लिख रहा हूँ, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू। किसमें से पास कर रहे हैं, द इलेक्ट्रोलाइट। कैसा हो, चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन हो या वो मोल्टन स्टेट पर हो। क्लियर? तो ध्यान से समझना क्या कह रहा है ये कह रहा है द मास ऑफ सब्सटेंस W deposited or liberated at any electrode is directly proportional to quantity of electricity passed, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है थ्रू आइदर एक्वस और मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रोलाइट। यानी कहता है कि जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करेंगे इलेक्ट्रोड पर, उतना ही मास डिपॉजिट होगा या उतने ही गैस ज़्यादा रिलीज होगी। 10 ग्राम डिपॉजिट करना है तो इतनी मास, इतना चार्ज देना पड़ेगा, और चार्ज बढ़ा दिया 10 से और ज़्यादा डिपोजिशन हो जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज जानते हैं आप क्या होता है, वो होता है I इंटू टी। आई क्या है, आई करंट है, क्या है, चार्ज, सॉरी इसको चार्ज भी कह सकते हैं लेकिन करंट फॉर्म में है। किस में लेना है, एम्पियर में लेना है। और टी क्या है, टाइम है, जिसको क्या लेना है, सेकंड में लेना है, एम्पियर सेकंड, दैट इज द क्यू। यानी क्यू मीन्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट रखोगे। कौन सा कांस्टेंट रखूं, जेड कांस्टेंट रख दिया। जेड क्या है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की अब डेफिनेशन क्या है, यदि हमने क्यू जो दिया वो 1 एम्पियर करंट दे दिया और 1 सेकंड के लिए दिया उस सॉल्यूशन को, तो W किसके बराबर हो जाएगा, Z के। हर बार कांस्टेंट की डेफिनेशन ऐसे देते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट may be stated as the mass of substance deposited or liberated when 1 ampere current pass through the electrolyte solution for 1 second। फिर दोबारा ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। The mass of substance deposited or liberated at respective electrode or any electrode when 1 ampere current pass through electrolytical solution for 1 second। क्लियर? वैसे Z निकलता कैसे है, Z निकलता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फैराडे 96500। ये जो वैल्यू आई थी 1 फैराडे की थी, फैराडे कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं। बताओ इसमें कोई मुश्किल वाली बात थोड़ी ना आ रही है, कोई भी टेंशन नहीं है, इजीएस्ट मोस्ट है। ये इसकी हमारे पास वैल्यू है। जो जेड है डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन है
अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जेड की वैल्यू भी डिफ़र करेगी। मुझे बताइएगा इसमें कौन सा मुश्किल बात है, कितने आसान न्यूमेरिकल आ रहे हैं। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं दिख रहा। इसमें टेंशन कैसे दिख सकता है, हमारे पास सिंपली एग्जाम्पल भी कितने न्यूमेरिकल करके देख लो। इससे जितने भी न्यूमेरिकल करोगे तो आपको आसान से लगेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेट, न्यूमेरिकल को बार बार पढ़ना चाहिए। द चार्ज, जितनी बार पढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा समझ में आएगा। इन कॉलम रिक्वायर फॉर ऑक्सीडेशन, for the oxidation of 2 moles of H2O into O2। फिर दोबारा इसको न्यूमेरिकल को पढ़ लीजिएगा कि यानी कि कहता है कितना चार्ज कूलम्ब के रूप में देना पड़ेगा यदि 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन करवाएं। यानी कि हम इसको डिसोसिएट कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आसान लगेगा। वाटर मॉलिक्यूल को हम डिसोसिएट कर रहे हैं, कंप्लीट डिसोसिएट करिए, हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिएगा, तो ये हाफ आ गया। अब हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो सिंपल ये चाहिए था भाई कितने मोल चार्ज देना पड़ेगा, बस वही तो निकालना है। और क्या आसान इस चीज़ में, और क्या चीज़ आपको टेंशन होगी। चाहे किसी रूप में ले लीजिएगा, ध्यान से समझना है इसको। मैं इसको इस ढंग से भी समझा रहा हूँ। ऑक्सीजन जो है हमारे पास में 2 नेगेटिव है और इसको कन्वर्ट करना है हाफ O2 में, यही ना। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन H पॉजिटिव होता है, क्लियर। यानी कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव में है, उसको हमने हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है। जब तो हमारे पास यही तो दो ही हमारे पास प्रोडक्ट है। यदि हम इस ऐसा करेंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, न्यूट्रल है, यहाँ तो हमारे पास न्यूट्रल ऑक्सीजन। अब न्यूट्रल है तो हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर निकलेंगे, वो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज बाहर हो जाएगा। यदि हम 4 की बात कर, यहाँ 2 कर देते हैं तो 2 के लिए 4 हो गए, तो यानी कि 1 के लिए, यानी कि 4 ऑक्सीजन के लिए, या सिंपल 1 ऑक्सीजन के निकालना है तो 2 दिखाई तो दे रहा है, तो सिंपल ये ऐसे। ये नहीं समझ में आया तो आप ये देख लीजिएगा। 2 हाइड्रोजन है तो 1 को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 को कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 2। तो हमें 2 ही तो मोल देने चार्ज। सिंपली ढंग से समझ में आ गया। यानी कि 2 फैराडे देने पड़ेंगे यदि हमें इसके अंदर 1 मोल की बात कर रहा है तो। कितने मोल में पूछा है, 2 मोल में। 1 मोल H2O रिक्वायर 2 फैराडे चार्ज। 2 मोल वाटर के रिक्वायर करेंगे 2 इंटू 2 फैराडे इंटू 2, क्लियर। तो कितने हो गए, 4 फैराडे, क्लियर। तो नेचुरल है, आप फैराडे में करेंगे तो ऐसे करेंगे, और आपसे पूछ रहा है वो कूलम्ब में, तो क्या करेंगे, 4 फैराडे की जगह 4 इंटू 96500, इतने कूलम्ब कितने आ जाएगा, ये 386000। इतने कूलम्ब चार्ज रिक्वायर्ड होंगे जिसमें हम 2 मोल वाटर के ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। बड़ा सिंपल है, क्लियरिटी है इसमें। यदि आपको इसके अंदर क्लियरिटी नहीं है तो एक न्यूमेरिकल और इसी का ही दूसरा रूप हम करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करना है। हाउ मैनी कॉलम of electricity
आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जो पीछे किया हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम H2O। 90 ग्राम H2O मोल में कन्वर्ट करो ना, क्या एक मोल H2O कितने ग्राम के बराबर होता है? हाइड्रोजन 1 2 हो गया, 16 ये हो गया, 18 ग्राम के हो गया। तो 90 ग्राम H2O कितने मोल के बराबर होगा? 18 5 जा, यानी 5 मोल हो गए ना। आ गया सिंपल, 5 मोल आते ही टेंशन फ्री। ऊपर अभी अब देखा था हमने, एक मोल के लिए, एक मोल H2O की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी कितनी थी? 2 फैराडे थी। ठीक है, पीछे वाले में एग्जाम्पल में हमने 2 ही फैराडे की दी थी। ये याद है कि नहीं याद है? दोबारा फिर देख लें। O2 नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे थे, तभी वाटर हाफ ऑक्सीजन बना था। एक इधर एटम है तो इधर एक ही रहना चाहिए, यानी हाफ हो जाएगा मॉलिक्यूल का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि एक मोल के लिए 1 मोल ऑफ H2O रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी कितने? 2 फैराडे। कितने मोल में पूछ रहा है? 5 मोल्स वाटर के रिक्वायर होंगे, इतनी इलेक्ट्रिसिटी। 2 × 5 फैराडे में आ जाएगा 10 फैराडे, यानी कि 10 × 9 6 500 कूलम, इतना चार्ज आ जाएगा। यानी कि आ गया 96500 कूलम, इतना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है, चाहे इसके न्यूमेरिकल कितने भी आप निकाल सकते हैं। अब सेकंड लॉ ऑफ फैराडे और करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे बिल्कुल सिंपल है। 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, या इलेक्ट्रोलिटिकल सेल ले, इलेक्ट्रोलिसिस करने लिए इलेक्ट्रोलाइट के सेल ले लिए। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमने 2 इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं हम। एक हम ले लेंगे कॉपर सल्फेट का, तो दूसरा ले लेंगे हम कॉपर सल्फेट के साथ साथ में दूसरा ले सकते हैं जिंक सल्फेट ले लिया, ऐसा ले सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीके से आप इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ले लिया, एक इलेक्ट्रोड ये है, इसकी दूसरी इलेक्ट्रोड ये है, इसकी ये इलेक्ट्रोड है, इसकी इलेक्ट्रोड ये है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज में हमने इसको जोड़ दिया। क्लियर? और यहाँ हमने बैटरी लगा दी, इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। एक साइड में हमने ले लिया, मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन, और एक साइड में ले लिया कॉपर सल्फेट का। दोनों में कोई कुछ ले सकते थे। हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया, या हमने ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। तो हम इसमें कहता क्या है? बड़ा सिंपल तरीके से कहता है, व्हेन सेम क्वांटिटी of electricity same quantity of electricity is passed through solution of different अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन है? विच आर कनेक्टेड
इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट हैं, ऐसे सीरीज में कनेक्ट हैं। सो द मास ऑफ सब्सटेंस, सेम वैसा ही, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट या मास। इसमें कैसे करेंगे, यानी कि वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर जेड ऑफ द सिल्वर। ऐसे ही तो ये फर्स्ट लॉ के तो अकॉर्डिंग यही था। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, इसको आप और तरीके समझिएगा। आप ऐसा कर लीजिएगा, W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, ये सिल्वर के लिए है और ये दूसरा था कॉपर के लिए था। क्लियर? ये तो क्यू तो सेम डाल रहे ना, सेम क्वांटिटी डाल रहे ना, सप्लाई दोनों को सेम कर रहे हैं, तो ये तो क्यू तो सेम रह जाएगा, ये Z1 हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा। तो ये हमने निकालना है, तो ये कहता है कि W AG इज इक्वल टू Z1 इंटू क्यू अपॉन वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू Z2 इंटू क्यू। तो कैंसिल आ गया, W क्या हो गया, AG W कॉपर इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। ऐसा ही तो होगा। यदि हम इसमें चाहेंगे कि हम इसको इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंगली आए, यानी चार्ज तो सेम दे रहे हो ना आप, चार्ज जब सेम दे रहे हो तो ध्यान से समझिएगा, N इंटू 96500 कूलम चार्ज सप्लाइड फॉर द डिपोजिशन ऑफ कोई भी मेटल है उसके एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस को डिपॉजिट करने के लिए। जैसे हमने पीछे किया था कि 3 इंटू इतने डिपॉजिट किया था 27 ग्राम एल्युमिनियम के लिए। यदि हमने चार्ज सेम कर दिया, मान लो 1 कूलम चार्ज दे दिया, तो ये डिपॉजिट हो जाएगा। एटॉमिक मास को हमने मान लीजिएगा A के साइन दे दिया, तो A अपॉन N इंटू 96500। A क्या, चार्ज, सॉरी एटॉमिक मास, N क्या है, जिसने उसका चार्ज सप्लाई किया था, 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे या 3 इलेक्ट्रॉन थे, जो भी उसका चार्ज था। तो ये कितने के बराबर हो गया, ये हो गया वेट यानी एटॉमिक मास अपॉन चार्ज, दैट इज़ द इक्विवेलेंट वेट 96500। तो ये 1 कूलम चार्ज सप्लाई करते थे, तो हमारे पास फर्स्ट लॉ फैराडे में क्या था, जो W था वो Z के बराबर हो जाएगा यदि हमने क्यू की वैल्यू 1 कूलम दिए। तो 1 कूलम दिए यानी वो चार्ज तो बराबर दे दिया ना, हमने 1 कूलम मान लिया, तो नेचुरली ये चीज़ हमारे पास में आ गई। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ऊपर वाले केस में W सिल्वर इज इक्वल टू Z1 ऑफ द सिल्वर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन 96500। W कॉपर नीचे लिखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर लिख लेंगे 96500 अपॉन Z2 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ये दोनों कैंसिल, Z1 Z2 ये तो रहेंगे ही, ये तो चेंज हो नहीं सकते। तो ये आ गया W सिल्वर इज इक्वल टू Z1 इक्विवेलेंट ऑफ AG। इसका साइन हटा देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वापस लगा दें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, यही तो हमारे पास में। इसी तरह कॉपर का आ गया, कॉपर का चाहेंगे तो कॉपर का भी ऐसा आ जाएगा
W copper directly proportional to the equivalent weight of copper. When same quantity of charge supplied to the electrolyte, different electrolyte which are connected in a series, the mass of the substance deposited or liberated at respective electrode is directly proportional to the equivalent weight. यही तो हमारे पास में निकालना था. ये है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे. इसके न्यूमेरिकल इतने आसान हैं कि आपको न्यूमेरिकल निकालते निकालते इतना अच्छा लगेगा कि आप टफ से टफ और दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल निकाल पाएंगे. जो भी इन दोनों ही लॉ के अंदर किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट वाले पॉइंट में मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी समय. क्लियर है? ध्यान से इसके न्यूमेरिकल निकालिएगा. थैंक यू.